फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ स्कूल। चैप्टर 1 देख रहे थे ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी के बारे में, जो सेक्शन 124 टू 147 में है। आज देखेंगे सेक्शन 125, राइट ऑफ अ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यू। सेक्शन 124 में बताया था कि इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। इंडेमनिटी को डिफाइन किया था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को, और वहां पर हमने ये भी बात करी थी इंडेमनीफायर क्या होता है और इंडेमनिटी होल्डर कौन होता है, दोनों के बारे में हमने पढ़ा था। इंडेमनीफायर मतलब प्रोमिसर। ये आपको ये वाला सेक्शन पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि इंडेमनीफायर मीन्स प्रोमिसर और इंडेमनिटी होल्डर मीन्स क्या होता है, प्रोमिसी। ये दो टर्म आपको ये सेक्शन 125 पढ़ने से पहले जानना जरूरी है कि प्रोमिसर कौन होता है और प्रोमिसी कौन होता है। जो इंडेमनीफायर मतलब कौन सी हो गई, अपनी इंश्योरेंस कंपनी जो प्रॉमिस करती है प्रोमिसी को कि अगर प्रोमिसर द्वारा या किसी थर्ड पर्सन द्वारा जो भी लॉस हुआ है उसको हम इंडेमनीफाई करेंगे, हम उसको रिकवर, उसके लिए हम कंपनसेशन देंगे जो भी लॉस हुए हैं। और लॉस कौन सा होना चाहिए, जो कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ, या तो प्रोमिसर द्वारा खुद होना चाहिए या तो कंडक्ट ऑफ थर्ड पर्सन। तो सेक्शन 125 पढ़ने से पहले हमको सेक्शन 124 जानना बहुत जरूरी है। तो आपको प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा उसका मेरे लिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी दे दूंगी, जिसकी लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि वो है सेक्शन 124 होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो इंडेमनीफायर मीन्स प्रोमिसर और इंडेमनिटी होल्डर मीन्स प्रोमिसी। अब ये सेक्शन को समझने से पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि चीज होती क्या है। कि जैसे कि ए और बी दो पार्टीज है, कौन कौन सी पार्टीज है, ए और बी। ए और बी ये दो पार्टी है। ए ने अपनी कार, ए ओनर है उस कार का, ए ने क्या करा, अपनी कार बी को दी हायर पे कि तुम मेरी कार, ये लो मेरी कार, ठीक है। तो बी ने इस बारे में क्या प्रॉमिस करा, उसने हायर करी। बी ने क्या करा, ए की कार हायर करी, और ए को यहाँ बी ने क्या प्रॉमिस करा कि आपको जो भी लॉस होगा मेरे से, आपकी कार को जो भी लॉस होगा मेरे से या किसी थर्ड पार्टी से, तो उसे रिकवर कौन करेगा, उसे रिकवर कौन करूंगा, मैं करूंगा। यहाँ पर बी जो हो गया वो कौन हो गया, प्रोमिसर। तो यहाँ पर इसने, और ए क्या हो गया, इंडेमनिटी होल्डर, प्रोमिसी। तो ये यहाँ पर क्या करा, बी ने प्रॉमिस करा कि जो भी लॉस हुआ है उसे रिकवर कौन करेगा, मैं करूंगा। तो यहाँ पर चीज क्या हो गई, बी ने वो कार को क्या कर दिया, बी का उस कार का एक्सीडेंट हो गया, किसके, और इंजरी हुई किसको, सी को। सी को क्या हो गया, यहाँ क्या हुआ, सी को इससे इंजरी हुई। तो सी ने क्या करा, जो रियल ओनर था, सी किस पे सू लाएगा, जो रियल ओनर था सी उस पे सू ले आया। तो यहाँ कौन है रियल ओनर, ए है। तो ए ने क्या, सी ने क्या करा, इस पर सू ले आया, ठीक है। तो यहाँ पर जो सू लाया कि उसने कहा कि तुमको, आप कार के ओनर थे तो आपको सारे डैमेजेस देने होंगे, आपको ये, मेरे को नुकसान है तो ये आपको भरपाई करनी होगी, इतना कंपनसेशन देना होगा। ए ने लीगल हायर भी परचेस करा, लीगल हायर भी उसने अपॉइंट कराया उस केस को, वो खुद तो लड़ नहीं सकता था, उसने लीगल हायर भी अपॉइंट करा, तो उसके भी एक्सपेंसेस देने पड़े यहाँ पर। तो जितने भी ए को एक्सपेंसेस हुए, क्योंकि केस किस पे आया, रियल ओनर पे, जो ए था उस पे आया यहाँ पर केस। तो यहाँ पर ए के पास क्या राइट होंगे, ये जो इंडेमनिटी होल्डर है ए, इसके पास क्या राइट होंगे, ये सेक्शन 125 बताता है कि इसके क्या क्या राइट्स है इंडेमनिटी होल्डर के। जब इस पे सू आता है, मतलब जब इस पे थर्ड पार्टी, जैसे कि ये जो है सी, ये इस पे सू लाया, तो ये यहाँ पर बी ने क्या प्रॉमिस करा था कि आपको जो भी लॉस होगा मेरी वजह से या थर्ड पार्टी की तरफ से, वह मैं रिकवर करूंगा, वो सारे पे मैं करूंगा। यहाँ पर बी ने ये प्रॉमिस करा था। तो ए क्या क्या, ए इससे क्या मांग सकता है, बी से उसके क्या क्या राइट्स है, ये सेक्शन 125 बताता है। आया समझ में कि सेक्शन 125 क्या कहना चाहता है, ये इंडेमनिटी होल्डर के राइट बताता
है, ध्यान रखिएगा, प्रोमिसी के। तो यहाँ पर बी ने प्रॉमिस किया था, जो प्रोमिसर है, जो इंश्योरेंस कंपनी हुई या एनी अदर पर्सन, जरूरी नहीं है इंश्योरेंस कंपनी, कि जितने भी आपको लॉस होंगे उसको मैं रिकवर करूंगा, कि मैं दूंगा उस लॉस के, पर वो लॉस ऐसे होने चाहिए जो बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर। तो यहाँ पर किसके कंडक्ट से हुआ? बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर के ही या नुकसान किसके कंडक्ट से हुआ है? बी के कंडक्ट से ही हुआ है। तो ये लॉस भी कौन देगा इसको? ए को कंपनसेशन, डैमेजेस जो भी है वो कौन देगा? ये जो बी का राइट, बी की लाइबिलिटी है यहाँ पर, कि ये देगा। बी इसको सारे केस तो सी ए पे लगाएगा क्योंकि वह रियल ऑनर है, पर यहाँ पर ए किससे ले सकेगा? बी से ले सकेगा। क्या क्या ले सकेगा? ऑल डैमेजेस, डैमेजेस जो 73 to 75 में, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे, जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, जो 73 to 75 में ऑल डैमेजेस देने के लिए कंपेल कर सकता है। ऑल कॉस्ट, मतलब ऑल कॉस्ट में क्या क्या आ गया? जो उसके लीगल एक्सपेंडिचर्स लगे हैं, जो उसकी कोर्ट फीस लगी है, ये सारे लीगल एक्सपेंडिचर वगैरह, ये सारी क्या आ गई? ऑल कॉस्ट भी वह बी से ले सकता है। कौन? ए, इंडेमनिटी होल्डर। ऑल सम्स और कॉम्प्रोमाइज अमाउंट, मतलब जितने भी सम्स या कॉम्प्रोमाइज, अगर उन दोनों के बीच में उन्होंने कोर्ट के बाहर कॉम्प्रोमाइज कर लिया है तो वह भी लेने का हकदार होगा है, कि नहीं यार ये कॉम्प्रोमाइज अमाउंट है तो ये भी आपको देनी होगी। तो यहाँ पर जो ऑल डैमेजेस, ऑल कॉस्ट है, जो ऑल कॉस्ट है उसके लिए क्या जरूरी है? कि वह he did not contravene the order of the promiser, वह कॉन्ट्रावेंस नहीं करना चाहिए ऑर्डर ऑफ द प्रोमिसर को। मतलब क्या? कि जैसे कि वहां पर 1500 रुपीज कॉस्ट लग रही है, लीगल एक्सपेंडिचर, उसको एडवोकेट हायर करने के 1500 लग रहे हैं, लेकिन वो क्या बोलता है? मैं तो 1500 क्या 2000 दे दूंगा, क्योंकि मेरा पैसा थोड़ी जा रहा है। ए क्या बोलेगा? मेरा पैसा थोड़ी जा रहा है तो बी का पैसा जा रहा है, तो मैं क्यों इतना सोचूं? और वो जबरन उन चीजों को खर्चा करे जो उसका कोई यूज नहीं है। फिर भी उन्होंने क्या बोला? नहीं मैं तो 2000, जहां 1500 लग रहे हैं, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि नहीं मैं तो 2000 दे दूंगा। वो प्रूडेंट नहीं हो, एक कॉन्ट्रावेंस नहीं हो, कि नहीं यार वो तो उस जो प्रोमिसर की थी, कि अगर वो प्रोमिसर खुद देता तो कितने देता? 1500 ही देता। तो वह अगर अमाउंट हुई तो यहाँ पर वह फिर इंडेमनिटी वाला पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पर वो चीज अप्लाई नहीं होगी। और जो भी प्रूडेंट मैन की, जो एक प्रूडेंट मैन सोच समझ के खर्चे कर सके, वह ऐसे खर्चे करना चाहिए जैसे उसका ही खर्चा लग रहा है। ऐसे खर्चे नहीं होने चाहिए कि नहीं यार दूसरा देगा तो मैं अनाप शनाप खर्चे करूँ, नहीं। खर्चे ऐसे होने चाहिए, एक्सपेंसेस ऐसे होने चाहिए कि वो जैसे खुद की जेब से दे रहा हो। और ये सूट आप तब फाइल कर सकता है, इंडेमनिटी होल्डर पे यह सूट तब ला सकता है, उसका राइट जब होगा लेने का, जब इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट हो। अगर इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो सेक्शन 125 अप्लीकेबल ही नहीं होगा। जब तक 124 एप्लीकेबल नहीं होगा, 125 की कोई वैल्यू नहीं है। 125 एप्लीकेबल करने के लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। विदाउट इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट के आपके कोई राइट्स नहीं है। यहाँ पे ना कोई इंडेमनिटी होल्डर रहेगा, ना कोई इंडेमनीफायर रहेगा। जब तक आपके पास यह राइट नहीं आएंगे इंडेमनिटी होल्डर के पास, जब तक वह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है। और वह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वैलिड इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या कर सकता है? इंडेमनिटी होल्डर के राइट बताए, प्रोमिसी की राइट बताए कि वह क्या क्या इंश्योरेंस कंपनी हुई या एनी अदर पर्सन से वो क्या क्या पैसे ले सकता है। अगर इंश्योरेंस कंपनी भी होती बी की जगह तो वह यही सारी चीजें देती उसको, ऑल डैमेजेस या कॉस्ट, जो भी उसके लीगल एक्सपेंसेस लगे हैं या जो कॉम्प्रोमाइज अमाउंट लगी है, वो इन में से जो भी उसके एक्सपेंडिचर हुए वह देगी यहाँ पर। लेकिन क्या होना चाहिए? नॉट कॉन्ट्रावेंस द ऑर्डर ऑफ द प्रोमिसर, कॉन्ट्रावेंस नहीं होना चाहिए प्रोमिसर के ऑर्डर को, ये बात ध्यान रखिएगा। और सेक्शन 125 तभी अप्लीकेबल होगी जब 124 अप्लीकेबल हो, जब 124 का कॉन्ट्रैक्ट हो। इसलिए सेक्शन 125 समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना होगा? 124 जब तक आप नहीं समझेंगे 125 की
कोई वैल्यू नहीं है। ये बात कहती है सेक्शन 125 में ही बताई गई। बट आपको आगे सबसे पहले ये पॉइंट जानना जरूरी है कि इंडेमनीफायर क्या होता है, मतलब प्रोमिसर, और इंडेमनिटी होल्डर क्या होता है, प्रोमिसी। आपको ये एग्जांपल के थ्रू समझ में आ गया कि कौन कंपनसेशन किस पे, सूट तो रियल ओनर पे ही आएगा, ऐसा नहीं है कि सूट रियल ओनर पर नहीं आएगा, लेकिन वह बाद में किससे रिसीव कर सकती है, उसके पास क्या राइट्स है कि वह इंडेमनीफायर से, प्रोमिसर से सकती कि नहीं यार ये सूट हुए हैं तो यह तुमको देने होंगे, खर्चे तो इसको ही उठाने पड़ेंगे। जैसे आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस तो खर्चे तो आपको ही देने पड़ते हैं, फिर आप किससे ले सकते हो, बाद में आपका क्या राइट रहेगा कि आप बाद में इससे ले सकते हो, प्रोमिसर से ये सारे खर्चे ले सकते हो। यहाँ आपका इंडेमनिटी होल्डर हो आप, तो आपका क्या राइट हो जाएगा कि आप भी जो इंश्योरेंस कंपनी उससे ले सकोगे। आई होप आपको सेक्शन 125 क्लियर और अच्छे से समझ में आ गई होगी। पर पहले आप 124 देखिएगा जो मैंने डिटेल में अच्छे से बताई है सेक्शन 124 में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, बाय।